शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कल की कक्षा में हमने संस्कृत के लिट लकार के अनुवाद का अभ्यास किया था। हमने हिंदी के जो भविष्यत काल के वाक्य थे उन्हें संस्कृत के लिट लकार में अनुवादित करना सीखा था। आज की कक्षा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज की कक्षा में हम कारक चिन्ह के आधार पर विभक्ति चयन एवं संस्कृत के लंग लकार के वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो आज की कक्षा में लंग लकार यानी भूतकाल। हिंदी के जिन वाक्यों में हुआ था, किया था, खाया था, सोया था, खेला था, इन क्रियाओं का भूतकालिक क्रियाओं का प्रयोग होगा। संस्कृत में उनका अनुवाद लंग लकार के वाक्यों में होगा। तो इससे पहले मैं आपको कारक, कारक चिन्ह, कारक विभक्ति के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आपको पता है संस्कृत में मुख्यतः 6 कारक हैं और हिंदी में 8 कारक हैं। इनके नाम हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इन कारकों के चिन्ह हैं ने, कर्म को, करण से और के द्वारा। यानी कुछ वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग होगा और कुछ वाक्यों में के द्वारा। संप्रदान को और के लिए, कुछ वाक्यों में को और कुछ वाक्यों में के लिए। ये निर्भर करेगा कि हम किस प्रसंग में इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। से अलग होना, अब इसमें भी से है और इसमें भी से है, परंतु जहाँ कोई वस्तु किसी से अलग हो रही होगी, अलग होने का भाव होगा, वहाँ अपादान कारक होगा। संबंध में का, के, की और अधिकरण में और पर। संबोधन में हे, अरे। संबोधन का प्रयोग मुख्यतः किसी को आवाज़ देने के लिए, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ये कारक और कारक चिन्ह थे। अब हम कारक विभक्ति का चयन किस तरह से होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जहाँ कर्ता कारक होगा वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। कर्म कारक में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, बाकी तो कर्ता के आधार पर विभक्ति आती है, परंतु संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से शब्दों में विभक्ति चयन करेंगे। जैसे आप मानिए आपके पास वाक्य है राम ने खाना खाया। राम ने तो रामः, क्योंकि हमें पता है ने जो परसर्ग है, ने जो कारक चिन्ह है वो कर्ता कारक है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। राम को खाना लाओ तो आएगा रामम, क्योंकि क कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। राम से खाना लाओ से कर्ण कारक और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति, इसलिए रामेन। राम को खाना लाओ तो आएगा रामाए। राम से खाना लाओ अलग होने का भाव है रामात। राम के लिए खाना लाओ या राम के बिना खाना लाओ तो रामस्य। राम में श्रद्धा है तो रामे। हे राम आओ तो आएगा हे रामः। यानी आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, जिस कारक का चिन्ह जिस वाक्य में प्रयुक्त होगा उस शब्द में वही कारक जिस क्रमांक पे, जिस नंबर पे आता होगा वही विभक्ति आती है। थोड़ा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास ये कुछ वाक्य हैं, जैसे राम ने खाना खाया। अब ने कारक चिन्ह यहाँ पर आया है किस शब्द के साथ? राम शब्द के साथ। तो राम शब्द में कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा, इसलिए अनुवाद बना रामः भोजनम अखादत। और ये क्रिया भूतकालिक है, इसलिए लंग लकार का प्रयोग जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। राम को खाना दो, को कारक चिन्ह किस शब्द के साथ? राम के शब्द के साथ, इसलिए राम में द्वितीय विभक्ति। रामम भोजनम ददातु, राम से भोजन लाओ। से यानी करण कारक किस शब्द के साथ? राम, इसलिए
रामेण भोजनम आनयतु। राम के लिए भोजन लाओ, के लिए किस शब्द के साथ? राम, इसलिए राम आए। भोजनम आनयतु। राम से खाना लेकर आओ, से अलग होने का भाव है, इसलिए रामात। राम के साथ भोजन खाओ, तो के साथ, अब यहाँ के साथ का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ रामस्य, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? रामस्य। और एक इसका वाक्य और भी बन सकता है, रामेण सह, परंतु हम यहाँ कारक चिन्ह के आधार पर विभक्ति चिन्ह समझ रहे हैं, तो रामस्य। राम में श्रद्धा है, में यानी सप्तमी विभक्ति किस शब्द में? राम में। रामे श्रद्धा अस्ति। हे राम, आपको नमस्कार है। हे रामः भवद्भ्य नमस्कारम अस्ति। इस तरह से हमारे पास ये कारक, कारक विभक्ति, कारक चिन्ह का उदाहरण हमारे पास है। अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप कारक चिन्ह के आधार पर विभक्ति चयन करना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई समस्या, कोई शंका हो, किसी तरह की कोई संदेहात्मक आपके स्थिति आपके दिमाग में हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं लंग लकार की। आपको पता है हिंदी का जो भूतकाल होता है वह संस्कृत में लंग लकार के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि हिंदी के भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। और इस लकार में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? किया था, सोया था, खेला था, खाया था, गाया था, नाचा था, हो रहा था, सो रहा था, यानी जो भूतकालिक क्रियाएं होंगी वे लंग लकार में प्रयुक्त होंगी, प्रयोग होंगी, वाक्य का निर्माण करेंगी। जैसे राम ने खाना खाया। अब साथ साथ में मैं आपको कारक चिन्ह का भी अभ्यास करवा रहा हूँ। रामः भोजनम अखादत। अब आपको तो पुरुष विभक्ति और लकार का प्रयोग करना तो बड़े अच्छे से आ गया होगा। वह खेल रहा था, सह अक्रीडत। तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम दोनों यानी युवाम, कहाँ? कुत्र? अगच्छतम, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। हम दिल्ली गए थे, वयम दिल्ली अगच्छामः, वयम दिल्ली अगच्छामः। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब राम का जन्म, तो रामस्य, रामस्य जन्म अयोध्यायाम। अयोध्यायाम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ में है, तो अयोध्या में सप्तमी व्यक्ति और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रमायाम जहाँ बनता है, लतायाम जैसे बनता है, वैसे अयोध्यायाम अभवत। वह भोजन के लिए दौड़ रहा था, सह भोजनाय अधावत। दौड़ने के अर्थ में कौन सी धातु? धाव। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, अध्यापका पाठम अपाठयत। कल सोमवार था। कल की कक्षा में मैंने आपको आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इन शब्दों के अर्थ बताए थे। आज के लिए अद्यः, आने वाले कल के लिए श्वः, और बीते हुए कल के लिए हयः। तो हयः सोमवासरा आसीत, वे पढ़ रहे थे, ते अपठन। तुमने गाना गाया, तुम गीतम अगायः। इस तरह से हमने यहाँ इन शब्दों में लंग लकार के लिए अनुवाद करना भी सीखा। हमने केवल एक बात का ध्यान रखा कि हिंदी के भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, और लंग लकार में अखादत, अचलत, अधावत, अगायत, अक्रीडत, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। और साथ में विभक्ति चेन, जिस शब्द के आगे जो कारक चिन्ह प्रयुक्त होगा उसमें वही विभक्ति आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो पाठ्यक्रम में लट, लृट, लंग लकार का अनुवाद करना था वो हमने अब पूरी तरह से सीख लिया है। अब परीक्षा के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सोमवार को मैं आपकी संस्कृत अनुवाद की कक्षा परीक्षा लूँगा, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। और आर के लिए गृह कार्य है, 5 सरल वाक्यों का आपको संस्कृत के लंग लकार में अनुवाद करना है। धन्यवाद। शुभ दिवस।